So good morning to all. In the last class we have discussed the field question number 2 of exercise 13.2. Today we are going to discuss a question from 3. देखो इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, रहमान इज मेकिंग ए व्हील यूजिंग स्पोक्स. He wants to fix equal spokes in such a way that the angle between any pair of consecutive spokes are equal. Help him by completing the following table. देखो ये जैसे रहमान का ये एक व्हील है, इस व्हील में ये स्पोक्स है, ये 3 स्पोक्स उसने अगर बनाए, अगर 3 स्पोक्स है और एक पूरे व्हील में इसका एंगल होता है, टोटल सम होता है 360, आपको पता है. तो हर एक एंगल कितना डिग्री का यहाँ पे होगा, 120 डिग्री होगा, यहाँ भी 120 होगा, यहाँ पे भी 120 होगा. वही अगर 4 स्पोक्स कर देते हैं यहाँ पे हम, तो टोटल 360 आपको पता ही है. अब 360 में ये एंगल कितना डिग्री का हो जाएगा, टोटल सम 360 आता है, तो ये हमारे लिए इक्वल होने के लिए 90, 360 डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि यहाँ पे 4 स्पोक्स थे, इधर भी 90, यहाँ भी 90 और इधर भी 90 हो गया, सब जगह 90 हो गया. तो यहां क्या देखा हमने, यहां पे हमारे स्पोक्स क्या हो गए, इंक्रीज किए. पहले 3 थे, 3 की जगह भी कितने हो गए, 4 हो गए, स्पोक्स इंक्रीज किए. बट इंडिविजुअल एंगल जो यहाँ पे एंगल है, एंगल क्या कर गया, एंगल डिक्रीज हो गया. स्पोक्स इंक्रीज हो गए, एंगल डिक्रीज हो गया. एक इंक्रीज कर रहा है, एक डिक्रीज कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, ये कौन सा प्रपोर्शन हो रहा है, इनवर्स प्रपोर्शन. ठीक है. अब इसी इनवर्स प्रपोर्शन को यहाँ पे यूज करके हमें इनको फाइंड आउट करना है. इसके टेबल में सारे स्पोक्स के एंगल हमें निकाल लेना है. तो यहाँ पे क्वेश्चन था नंबर ऑफ स्पोक्स. एक तरफ है एंगल बिटवीन स्पोक्स, कॉन्जिक्यूटिव स्पोक्स या एंगल बिटवीन स्पोक्स. सो नंबर ऑफ स्पोक्स जब हमारा 44 है, तो यहाँ पे एंगल बिटवीन स्पोक्स कितना है, 90 डिग्री गिवन है टेबल में. देन 6 है, तो यू हैव गिवन 60 डिग्री. फिर इस पे पूछा 8 होगा तो कितना होगा, 10 होगा तो कितना होगा, एंड देन यू हैव टू फाइंड कि भाई 12 होगा तो कितना होगा. तो अभी जैसे एक फिगर से मैंने आपको समझा दिया कि यहाँ पे जो स्पोक्स हो रहे हैं वो क्या है, यहाँ पे हमारे स्पोक्स इंक्रीज कर रहे हैं, एंगल डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे भी एंगल्स ऑब्वियसली डिक्रीज करेगा. तो डिक्रीज करेगा तो ये x1, y1, x2, y2, x3, इसको हम y3 ले लेते हैं, इसको y4 लिखेंगे, एंड दिस इज y5. सो ये हमारे लिए इनवर्स प्रोपोर्शन में है, तो इट इज इन इनवर्स प्रोपोर्शन, क्योंकि स्पोक्स इंक्रीज करेंगे, एंगल्स डिक्रीज हो रहा है, तो ये हो गया इट इज इन इनवर्स प्रोपोर्शन. आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि स्पोक इंक्रीज किया, यहाँ पे स्पोक तो एंगल डिक्रीज किया. सो इट इज इन इनवर्स प्रोपोर्शन. सो अभी इनवर्स प्रोपोर्शन में तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया था कैसे हमारा वो रहेगा. तो यू हैव टू राइट x1 y1 इक्वल टू x2 y2 इक्वल टू x3 y3 इक्वल टू x4 y4. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं x1 y1 इक्वल टू, यहाँ पे पहले y3 फाइंड करना है, तो आप लिखोगे x3 y3. ठीक है. यहाँ पे x1 की वैल्यू क्या है हमारी, x1 है 4 मल्टीप्लाई 90 इक्वल टू x3, x3 कितना है 8.
So 8 multiply y3. Now we have to find y3 is equal to, आप लिखोगे 4 multiply 90 divided by 8. ठीक है, तो यहां से कैंसलेशन हो जाएगा 4 से, ये 2 से, 90/2 इज 45 डिग्री. सो 45 डिग्री इज द y3. तो जब हमारे स्पोक्स 8 होंगे तो हर एक स्पोक के बीच का जो एंगल बनेगा वो 45 डिग्री होगा. इसी तरीके से हम दूसरा फाइंड करेंगे, x1 y1 अगेन यूज करेंगे और यहाँ पे हम x4 y4 निकालेंगे. सो x1 इज 4 मल्टीप्लाई 90 इज इक्वल टू, आप यहाँ पे लिखोगे x4. x4 की वैल्यू कितनी है बेटा? 10 मल्टीप्लाई y4. सो y4 को हमें लिखना है, तो y4 हम लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई 90 डिवाइडेड बाई 10. 0 0 कैंसल हो गया, तो 4 9 सा 36 डिग्री. गॉट इट? इसी तरीके से x5 y5 निकाल लोगे तो x1 y1 इक्वल टू x5 y5. x1 y1 क्या होगा हमारा यहाँ पे? x1 y1 में लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई 90 इक्वल टू x5 इज 12 मल्टीप्लाई 5y. तो हम यहाँ लिखेंगे 5y 90 डिवाइडेड बाई 12. यहाँ से कैंसलेशन होगा 4 के टेबल से, ये 3 टाइम्स 90/3 इज 30. सो आंसर क्या हो गया? 30 डिग्री. तो हमें सारे जितने स्पोक्स थे हर एक स्पोक्स के बीच के एंगल्स मिल गए इजीली. अब यहाँ पे क्वेश्चन भी देखो आगे लिखे थे 1 2 3. आर द स्पोक्स एंड द एंगल्स फॉर्म बिटवीन द पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव स्पोक्स इज इनवर्स प्रोपोर्शन. नंबर 1 पे आपका क्वेश्चन लिखा है, तो यस इट इज इन इनवर्स प्रोपोर्शन, राइट. फिर पूछा था कैलकुलेट द एंगल बिटवीन ए पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव स्पोक्स ऑन ए व्हील विथ ए 15 स्पोक्स. अब देखो जैसे यहाँ पे नेक्स्ट में आपको लिखा है कि 1, तो 1 इनवर्स प्रोपोर्शन है, ये तो हमें क्लियर हो गया. अब अगर 15 स्पोक्स होंगे तो कितना एंगल बनेगा, ऐसा पूछा है. जैसे यहाँ पे 12 स्पोक्स थे तो हमने 30 डिग्री का एंगल बनाया. 15 स्पोक्स होंगे तो हम क्या एंगल बनाएंगे? तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? आप लिख सकते हो x1 y1 इज इक्वल टू, जैसे यहाँ पे हमने x5 y5 लिखा है, उसकी जगह हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं x6 y6. सो x1 y1 क्या होगा? x1 y1 होगा हमारा 4 मल्टीप्लाई 90. x6 की वैल्यू क्या है? x6 की वैल्यू है 15 स्पोक्स बोला ना सेकंड क्वेश्चन में, तो 15 मल्टीप्लाई y6. सो y6 इज नथिंग बट 4 मल्टीप्लाई 90. 15 से आप इसको डिवाइड करोगे तो 15 को यहां से 6 से कैंसिल हो गया, तो आपको मिलेगा 24 डिग्री. तो 24 डिग्री होगा स्पोक्स के बीच के एंगल्स. वही थर्ड में आपको पूछा है हाउ मेनी स्पोक्स वुड बी नीडेड इफ द एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव स्पोक्स इज 40 डिग्री. यही चीज अगर हम थर्ड के लिए लिखते हैं तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं x1 y1 इक्वल टू x7 y7 हम लिख देते हैं. y हमारा स्पोक्स के बीच का एंगल था, तो ये जो एंगल आ रहा है आपको, ये एंगल, ये y7 को ले लेते हैं ना, तो y7 कितना हो जाएगा? 40 डिग्री. 40 डिग्री. तो हमें यहाँ पे स्पोक्स फाइंड करना है कि कितने स्पोक्स होंगे. x7 को हमने स्पोक्स ले लिया.
x1 y1 हमें पता ही है कि वो हमने वैल्यू पहले से ही लिखी हुई है टेबल में, तो 4 मल्टीप्लाई 90 है। नाउ वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ स्पोक्स, हमें नंबर ऑफ स्पोक्स ढूंढना है। जब हमारे कॉन्सिक्यूटिव स्पोक्स के बीच का जो एंगल्स है वो अगर 40 डिग्री हो तो x7 अगर मुझे फाइंड करना है आपको x7, तो x7 को क्या लिखेंगे, x7 इज नथिंग बट 4 मल्टीप्लाई 90 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 40। ठीक है, यहां से ये 0 और ये 0 कैंसिल हो गया, ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो x7 की वैल्यू कितनी हो गई 9। तो दैट मीन्स ये कितने स्पोक्स है 9 स्पोक्स। अगर 9 स्पोक्स होंगे तो उनके बीच का कॉन्सिक्यूटिव एंगल 40 डिग्री का होगा। ठीक है, चलिए अभी फोर्थ क्वेश्चन को समझते हैं। देखो प्रॉब्लम नंबर 4 में क्या लिखा है, इफ ए बॉक्स ऑफ स्वीट इज डिवाइडेड अमंग 24 चिल्ड्रन दे विल गेट 5 स्वीट ईच, एंड हाउ मेनी वुड ईच गेट इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज रिड्यूस्ड बाय 4। देखो सपोज ये, इसको समझने से पहले एक चीज को समझो, तुम्हारे पास 100 स्वीट्स है, कितनी स्वीट्स है 100 स्वीट्स है। अब तुम खुद सोचो यहां पे कि अगर तुम 25 स्टूडेंट्स हो, 25 स्टूडेंट्स हो, तो हर एक बच्चे को कितनी स्वीट मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, वेरी गुड 4 स्वीट्स हम हर एक बच्चे को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 100 में से 25 के में अगर मैं डिवाइड कर देता हूं तो हर एक बच्चे को 4 स्वीट्स मिलेगी, ईच स्टूडेंट विल गेट 4 स्वीट्स। ठीक है ना, ये हर एक स्टूडेंट को मिलेगा, 1 स्टूडेंट विल गेट 4 स्वीट्स। अब मान के चलो कि कुछ प्रॉब्लम से 5 बच्चे कम आए नेक्स्ट ईयर, जब मैं अपने बर्थडे पे स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था, तो 5 बच्चे कम आए, तो अब कितने बच्चे हो जाएंगे हमारे पास 20 स्टूडेंट्स हो गए। ध्यान देना इधर 20 स्टूडेंट्स हो गए, तो नाउ हर एक बच्चे को कितनी स्वीट्स मिलेगी 100 में से, हाँ 20 को हम 100 से डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल गया कि हर एक बच्चे को नाउ 5 स्वीट्स मिल रही है। तो बच्चों को फायदा हुआ कि नुकसान हुआ, फायदा हुआ है ना, एक एक स्वीट ज्यादा खाने को मिली। कब ज्यादा खाने को मिली, जब बच्चे कम हो गए, है ना, बच्चे कम हो गए तो हर एक को एक एक स्वीट ज्यादा खाने को मिली है ना, और बच्चे कम हो जाएंगे तो और स्वीट बढ़ जाएगी। देखो अगर मान के चलो यही अगर हमारा 15 स्टूडेंट्स कम कर देते, 25 में से 15 स्टूडेंट्स को सीधा कम कर देते, तो 10 स्टूडेंट्स बचते, तो हर एक बच्चे को कितनी स्वीट मिलती, हर एक बच्चे को 10 स्वीट मिलती। ठीक है, तो अब यहां पे ध्यान दो, यहां पे यहां क्या किया, स्टूडेंट्स क्या हो गए लेस हो गए, डिक्रीज हो गए, और यहां स्वीट क्या हो गई, स्वीट इंक्रीज हो गई, है ना। इधर इंक्रीज कर रहा है, एक तरफ इंक्रीज कर रहा है और एक तरफ डिक्रीज कर रहा है। तो जब एक तरफ इंक्रीज और एक तरफ डिक्रीज करेगा तो ये क्या होगा, इनवर्स प्रोपोर्शन होगा। गॉट इट, समझ गए। तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन का प्रॉब्लम है। अब इनवर्स प्रोपोर्शन का ये प्रॉब्लम है, तो इसको आपको क्या कैसे बनाना है, बॉक्स बनाइए। एक तरफ चिल्ड्रन एंड एक तरफ नंबर ऑफ स्वीट्स विल ईच गेट। जब चिल्ड्रन 24 थे तो हर एक बच्चे को स्वीट मिल रही थी 5 स्वीट्स। 24 है, क्वेश्चन में 24 है। ठीक है, हमारे एनसीईआरटी का बुक का जो क्वेश्चन है उसमें 24 है। यहां पे जो एग्जांपल लिया वो मैंने अपने मन से लिया, तो उसको दोनों को कोरिलेट मत करो, बस मीनिंग आपका सेम है क्वेश्चन का। ठीक है, ध्यान दीजिए।
तो 24 स्टूडेंट्स है तो ईच स्टूडेंट विल गेट 5 स्वीट्स। अब इसमें से आपको बोल रहा है कि 4 स्टूडेंट्स रिड्यूस कर दिए, रिड्यूस हो गए, तो 4 बच्चे नहीं आए, तो अभी कितने बच्चे हो गए बेटा? 20 बच्चे हो गए, 20 स्टूडेंट। तो 20 स्टूडेंट्स हो जाएंगे तो यहाँ पे स्वीट्स कितना हर एक बच्चे को मिलेगा? दिस हैज टू बी कंसिडर्ड एज Y2। आ रही है बात समझ में? तो Y2 स्वीट्स मिलेगी। अब तुम खुद देखो, मैंने बताया कि यहाँ पे जब बच्चे बढ़ते हैं तो स्वीट्स भी कम हो जाती है, और बच्चे कम होते हैं तो स्वीट्स बढ़ जाती है हर एक बच्चे के लिए। तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन है, तो इनवर्स प्रोपोर्शन में हम क्या लिखेंगे? यू हैव टू राइट x1 y1 इक्वल टू, यू हैव टू राइट x2 y2। या x1 में हम वैल्यू पुट करोगे 24 मल्टीप्लाई 5, x2 में मेरा यहाँ पे है 20 मल्टीप्लाई y2। सो y2 इज नथिंग बट 24 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय 20। अब यहां देखो क्या कैंसिल हो रहा है, 5 और 20 कैंसिल होगा, 5 4 से 20, 24 बाय 4 बचा, 24 बाय 4 क्या होता है? 6 हो गया। इसका क्या मीनिंग हो गया? इसका मीनिंग ये हो गया कि हर एक बच्चे को अभी कितनी स्वीट्स मिलेगी? ईच एंड एवरी चाइल्ड विल गेट 6 स्वीट्स। तो जब बच्चे कम हो गए तो यहाँ पे स्वीट्स तुम्हारी बढ़ गई ना, हर एक बच्चे को 1 स्वीट का फायदा हो गया। क्लियर? ओके। ये हो जाता है तो क्वेश्चन नंबर 5 रीड करिए। देखिए क्वेश्चन 5 में क्या लिखा है, ये फार्मर हैज इनफ फूड टू फीड 20 एनिमल्स इन हिज कैटल फॉर 6 days। हाउ लॉन्ग वुड द फूड लास्ट इफ देयर वेर 10 मोर एनिमल्स इन हिज कैटल। ये फूड और उसके जैसा ही था जो अभी मैंने समझाया था। यहां पे देखो, एक कॉलम पहले तो बना लो, पहले क्वेश्चन का मीनिंग समझते हैं, ठीक है? तो मीनिंग में 2 चीजें आ रही है, एक आ रहा है एनिमल्स और एक हो रहे हैं उसके डेज। देखिए फार्मर के पास कितना इनफ फूड है, अगर 20 एनिमल्स को वो खाना देता है तो 20 एनिमल्स कितने दिन फूड खा सकते हैं? 6 days। सो द 20 एनिमल्स हैव ए इनफ फूड फॉर 6 days। ठीक है, 6 days के लिए इनफ फूड है। अब क्या हुआ, एनिमल्स बढ़ गए, 20 की जगह अभी 10 मोर एनिमल्स आ गए, तो 30 एनिमल्स आ गए। अब तुम खुद सोचो कि अगर 30 एनिमल्स आ गए तो जो नंबर ऑफ डेज में जो वो फूड उनको चल रहा था, वो नंबर ऑफ डेज का जो फूड है वो कम दिन में चलेगा कि ज्यादा दिन में चलेगा? अभी डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, Y2 होगा बट डिक्रीज होगा। अभी तुम खुद समझो, देखो तुम्हारे घर में 5 मेंबर्स है या 4 मेंबर्स है, ठीक है? ऐसे समझो, तुम्हारे घर में 4 मेंबर्स है, तुम ब्रेड लेकर आए हो, 2 ब्रेड पूरी भर के, या आटा है तुम्हारे घर में, रोटियां बनाते हैं। ये 4 मेंबर्स के लिए 10 डेज में आटा चलता है, 10 डेज में तुम्हारा आटा आराम से 4 मेंबर्स के लिए चलता है। 10 kg आटा, हर दिन तुम 1-1 kg खाते हो, आटा यूज करते हो।
अचानक से तुम्हारे घर में भी गेस्ट आ जाए, चाचा, दादा, काका, मौसा, मौसी, मामा, मामी सब आ जाएंगे, 10 पीपल्स ज्यादा आ जाते हैं, तो अब तुम्हारे पास 14 पर्सन हो गए तुम लोग। तो जो आटा तुम्हारा 1 केजी चल रहा था एक दिन में, क्या वो अब 1 केजी चलेगा कि एक दिन में ज्यादा आटा चाहिए? अब तुम्हें ज्यादा आटा चाहिए, मतलब जो फूड था 10 डेज की जगह अब कम दिन में खत्म हो जाएगा। सपोज तुम्हारा फूड जो है वो 6 डेज में खत्म हो गया, या 4 डेज में खत्म हो गया, या 5 डेज में खत्म हो गया। ठीक है, जितने भी दिन में कम हो गया, यहाँ पे हमारे डेज क्या हो जाएंगे? लेस हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे, है ना। लेस डेज में तुम्हारा फूड फिनिश होगा। यहाँ पे मेंबर्स बढ़ गए, मेंबर्स क्या हो गए? इंक्रीज हो गए, लेकिन डेज क्या होंगे? जो फूड तुम्हारा चल रहा था जितना दिन, वो कम हो गया, वो डिक्रीज हो गया। तो ये कौन सा प्रपोर्शन हो रहा है? इनवर्स प्रपोर्शन है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये इनवर्स प्रपोर्शन का, तो इसको हमने y2 ले लिया। नाउ इट इज इन इनवर्स प्रपोर्शन, तो हम इसको क्या लिखेंगे? हम इसको लिखेंगे x1 y1 इक्वल टू x2 y2, इनवर्स प्रपोर्शन है। तो यहां हम लिखेंगे बेटा 20 मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई y2। सो देयरफॉर y2 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 20 मल्टीप्लाई 6 डिवाइडेड बाय 30। जीरो से जीरो कैंसल, ठीक है। ऊपर 2 बचेगा और नीचे कितना हो गया? 3। फिर 3 से ये फिर से कैंसिल हो जाएगा, तो 3 से कैंसिल होगा तो कितना टाइम्स होगा? 3 2 जा 6, तो 2 2 जा क्या बचा? 4 बचा। सो यहाँ पे आंसर इज 4 डेज। मतलब क्या? अगर तुम्हारे 10 एनिमल्स बढ़ गए, मतलब 30 एनिमल्स के लिए ओनली फूड जो है दैट विल बी लास्ट फॉर 4 डेज, ओनली 4 दिन में फूड खत्म हो जाएगा। तो 6 डेज चल रहा था, वो 6 डेज नहीं चलेगा, 2 दिन कम चलेगा, और 4 डेज में आपका फूड तो है टोटली फिनिश हो जाएगा। अब 5th प्रॉब्लम अगर हो गया है, तो लेट वी मूव टूवर्ड द 6th क्वेश्चन। हम इसको पढ़ते हैं। ए कॉन्ट्रैक्टर एस्टिमेट्स दैट 3 persons could rewire Jasminder's house in 4 days. If he uses 4 persons instead of 3, how long should they take to complete the job? ठीक है, इस प्रॉब्लम को पढ़ के समझने से पहले हम एक चीज समझेंगे। तुम्हारे घर में कोई प्रॉब्लम है, कोई काम है, कोई वर्क है, उसके लिए तुमने 5 वर्कर्स लगाए हैं, 5 वर्कर्स। 5 वर्कर्स तुम्हारे 7 डेज में वर्क फिनिश करते हैं। कितने डेज में फिनिश करेंगे? 7 डेज में। अब तुम खुद सोचो, यहां पे अगर 10 वर्कर्स लगा देता, मैं वर्कर्स बढ़ा देता, वर्कर्स मैंने क्या कर दिया? इंक्रीज कर दिया यहां। तो तुम्हारा जो काम जो 7 दिन में 5 वर्कर कर रहे थे, तो यहाँ पे क्या डेज तुम्हारे बढ़ जाएंगे और कि कम दिन में काम खत्म हो जाएगा? लेस डेज में तुम्हारा वर्क खत्म हो जाएगा, और ये जो वर्क खत्म होगा ये 3.5 डेज में ही हो जाएगा। ठीक है, 3.5 डेज में ही हो जाएगा, क्योंकि जब वर्कर्स मैंने डबल कर दिए तो काम भी हाफ हो जाएगा, जो डेज है वो हाफ हो जाएंगे। तो यहां पे आप देख रहे हो
यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे डेज हमारे लेस हो गए, है ना, डेज क्या हो गए बेटा, लेस हो गए, और जो वर्कर्स है वो क्या हो गए, वर्कर्स आपके मोर हो गए, इंक्रीज हो गए। एक बढ़ रहा है एक कम हो रहा है, तो ये कौन सा प्रपोर्शन हो गया, ये हो जाएगा हमारा इनवर्स प्रपोर्शन, इनवर्स प्रपोर्शन। इसी चीज को हमें यूज करना है यहां पे हमारे नेक्स्ट प्रॉब्लम में, जो क्वेश्चन नंबर 5 है। सिक्स है, ठीक है, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 6 है। तो 6 में 3 पर्सन्स, यहाँ पे एक तरफ पर्सन्स होगा और एक तरफ हमारे डेज होंगे, तो यू हैव टू राइट पर्सन्स। 3 persons and the days it require to finish that particular work is 4. In 4 days that work has to be finished by the 3 persons. ये 3 persons की जगह इंस्टेड ऑफ 3 पर्सन्स इंक्रीज कर दिए, 4 पर्सन कर दिए, तो डेज जो है वो कम दिन में काम खत्म हो जाएगा। कितने दिन में कम दिन में काम खत्म होगा, दैट फॉर दैट वी हैव टू टेक y2। ये हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन है। जैसे अभी मैंने आपको एक एग्जांपल समझाया कि पर्सन अगर बढ़ रहे हैं तो डेज कम दिन में काम खत्म करेंगे, तो इनवर्स प्रोपोर्शन है, तो आपको लिखना है x1 y1 इक्वल टू, यू हैव टू राइट x2 y2। So you have to write here 3 multiply 4 equal to 4 multiply y2. So therefore y2 is equal to आपका हो जाएगा 3 multiply 4 upon 4, ठीक है। हाँ, तो 4 4 कैंसल, 4 4 कैंसल हो गया ना। सो y2 हमें कितना डेज बचेगा, 3 डेज, तो आंसर इज 3 डेज, ठीक है। तो आंसर हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया, 3 डेज। तो 4 पर्सन अगर यूज करेंगे तो हम 3 डेज में ये वर्क फिनिश कर देंगे। ओके, सो 6 कंप्लीट हो गया। तो नाउ लेट वी मूव टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 7। सेवंथ में देखिए क्या लिखा है, ए बैच ऑफ बोटल्स वेर पैक्ड इन 25 बॉक्सेस with 12 bottles in each box. If the same batch is packed using 20 bottles in each box, how many boxes would be filled? So क्या लिखा है, ये बैच ऑफ बोटल्स वेर पैक्ड इन 12 इन ईच बॉक्स। अब यहां पे देखिए बॉक्सेस आपके पास सपोज 25 है, ठीक है। ये भी नहीं अगर समझना है तो अभी हम यहाँ पे एक और सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमने 4 बॉक्स लिए हैं, 4 बॉक्स, हर एक बॉक्स में हमारे पास 10 बोटल्स है। हर एक बॉक्स में कितनी बोटल्स है बेटा, 10 बोटल्स है। हर एक बॉक्स में हम 10 बोटल्स यहां पे लगा रहे हैं। तो टोटल कितनी बोटल्स हो गई हमारे पास, 40 हो गई। अंडरस्टूड, आपको समझ में आ गया, 40 बोटल्स है। अब यही जो बॉक्सेस थे, ये 4 बॉक्सेस थे। अब 4 की जगह कंपनी ने बोला कि 4 की जगह 5 बॉक्सेस ले लीजिए।
तो हम 5 बॉक्सेस ले लेते हैं। वी हैव टेक 5 बॉक्सेस। अब बोटल्स तो हमारे पास 40 बोटल्स ही है, फिक्स है 40 बोटल्स है। अब ये 40 बोटल्स को मुझे अरेंज करना है इन 5 बॉक्स के अंदर में, तो मैं हर एक बॉक्स में कितनी बोटल्स लगा दूंगा, जल्दी बोलो, सोच के जल्दी बताओ। अगर मेरे पास 40 बोटल्स है टोटल और ये 5 बॉक्सेस में अरेंज करना है, तो ईच बॉक्स के अंदर में मैं कितनी बोटल्स यहाँ पे पुट करूंगा, रखूंगा? 8 रखूंगा। वेरी गुड, 40 डिवाइडेड बाय 5 हो गया 8 बॉक्स, 8 बोटल्स। तो यहाँ पे 8 आएगी, इधर भी 8 आएगी, इधर भी 8 बोटल्स आएगी, इधर भी 8 आएगी, इधर भी 8 आएगी। गॉट इट? वेरी गुड। तो यहां पे क्या हमने देखा, हमने क्या देखा कि बॉक्सेस इंक्रीज हो गए, बॉक्सेस इंक्रीज कर गए, एंड नंबर ऑफ बोटल्स इन बॉक्स, नंबर ऑफ बोटल्स इन बॉक्स, वन बॉक्स डिक्रीज कर गए। तो एक तरफ इंक्रीज हुआ, एक तरफ डिक्रीज हुआ, तो ये कौन सा प्रपोर्शन हो गया? इनवर्स प्रपोर्शन हो गया। आई बात समझ में? तो अब यहां पे भी आप यही देखो, हमारा अगर ये इधर एक टेबल बनता है और हम इस टेबल पे लिखते हैं बॉक्सेस एंड बोटल्स इन ईच बॉक्स, बोटल्स इन ईच बॉक्स। अब हमारे पास बॉक्सेस थे 25 बॉक्सेस और हर एक बोटल्स, हर बॉक्स में हमने 12 रखी है, अरेंज की है। वही अगर बॉक्सेस हमें फाइंड करने हैं और अगर हर बॉक्स में हम 20 बोटल्स रखते हैं, अगर हमने बोटल्स बढ़ा दी, बोटल्स अगर हमने बढ़ा देंगे तो बॉक्सेस हमारे क्या हो जाएंगे? इधर बोटल्स अगर इंक्रीज कर दी तो बॉक्सेस तुम्हारे डिक्रीज कर जाएंगे। हमें कम बॉक्सेस की जरूरत पड़ेगी क्योंकि हमने एक एक बॉक्स में ज्यादा बोटल्स रखी है, ठीक है ना? तो बॉक्सेस और बोटल्स इन ईच बॉक्स वाला जो केस हो गया, ये हमारे लिए हो गया बेटा इनवर्स प्रोपोर्शन। तो इधर हमने x2 ले लिया। सो नाउ दिस इज 25 मल्टीप्लाई 12 इक्वल टू आप लिखोगे x2 मल्टीप्लाई 20। सो ये हो जाएगा मेरा x2 इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई 12 डिवाइडेड बाय 20। यहां से आप कैंसलेशन करो 4 के टेबल से, 4 5 जा, ठीक है ना? सॉरी 4 के टेबल से नहीं होगा कैंसिल, 5 के टेबल से, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20। 4 के टेबल से 12 करेगा, 4 3 जा 12, सो 5 3 जा 15 बॉक्सेस। हर एक बॉक्स के अंदर में अगर हमने 20 बोटल्स रखी तो हमें कितने बॉक्सेस चाहिए? 15 बॉक्सेस, ठीक है? तो नाउ यू अंडरस्टैंड कि भाई इनवर्स प्रोपोर्शन में हमें कैसे आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले एक इजी एग्जांपल लेना है, इजी एग्जांपल से अपने मन से कोई भी एग्जांपल उससे रिलेटेड लीजिए, बनाइए, दिमाग से सोचिए। जब आप सोच लेंगे कि हाँ ये इधर इनवर्स प्रोपोर्शन या डायरेक्ट प्रोपोर्शन अप्लाई कर रहे हैं, तब हमें बॉक्स जो हमने यहाँ पे बनाया है, टेबल बनाया है, उसके हिसाब से लिखना है। अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता तो हम इंस्टेड ऑफ x1 y1 इक्वल टू x2 y2 नहीं लिखते। हम क्या लिखते हैं? डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता तो हम लिखते x1 अपॉन y1 इक्वल टू x2 अपॉन y2। और ये आपके अगर इनवर्स प्रोपोर्शन में है तो हम इसको क्या लिखेंगे? x1 y1 इक्वल टू x2 y2। और फिर आप इसको अपना प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे।